हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। अगुवाई कर रहे हैं जिला प्रशासन प्रमुख आदरणीय श्री रजत बंसल और पुलिस प्रशासन प्रमुख आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह मीणा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ध्वजारोहण के साथ ही आज के इस गरिमामय कार्यक्रम का शुभारंभ। सम्मान सलामी देगा राष्ट्रीय सलामी सम्मान बाजू सस सम्मान विश्राम। हमार सियान दाई दीदी भाई बहनी संगवारी और मयारू नोनी बाबू मल्ल जय जोहार। आज भारत के 73वां गणतंत्र दिवस हवे। हम भारत के लोग के बनाए अपने संविधान ला लागू करे के पावन दिन है। ये बेरा में आप मन के हार्दिक अभिनंदन हवे। जब हम अपने गौरवशाली संविधान की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने उन अमर शहीदों के चेहरे नजर आते हैं जिनकी बदौलत भारत आजाद हुआ था। अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर जैसी विभूतियों की बदौलत 1857 की क्रांति से पहले हमारा छत्तीसगढ़ भारत की राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा था। आजादी के आंदोलन से लेकर गणतंत्र का वरदान दिलाने तक जिन महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया उन सबको मैं सादर नमन करता हूं। हमारे दूरदर्शी पुरखों ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के संविधान का सपना ही नहीं देखा था बल्कि इसकी ठोस तैयारी भी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि हमारे संविधान में देश की विरासत, लोकतांत्रिक मूल्य, पंचायत की अवधारणा को अहम स्थान मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल महान भावों और उस दौर के विभूतियों ने
भारत के नवनिर्माण की नींव रखी थी, उसी पर देश बुलंदियों के नए नए शिखर पर पहुंचे हैं। मैं उन सभी के योगदान को याद करते हुए सादर नमन करता हूं। आज जब हम अपने देश की पावन पहचान तिरंगे झंडे की छांव में खड़े होते हैं, तो आन बान और शान से लहराते तिरंगे में हमें अपनी महान विरासत के अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, जो हमें भाव विभोर करते हैं और गौरव का एहसास दिलाते हैं। हमें अपनी आजादी को बचाने, गणतंत्र को मजबूत करने, संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें इस बात का पुरजोर एहसास होता है कि हमारा संविधान ही हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों का प्रणेता है। इसे सहेज कर रखना हम सबका परम कर्तव्य है। भाइयों और बहनों, इस वर्ष हम देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। यह अवसर मनन करने का है क्या देश आजादी तथा लोकतंत्र के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल कर सका है। आजादी के समय जिस तरह सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण बनाया गया था, क्या आज हम उस चुनौतियों से निश्चिंत हो पाए हैं? क्या जनता के स्वाभिमान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लक्ष्य पूरे हो पाए हैं? यदि नहीं, तो आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या सांप्रदायिक उन्माद देश की प्रगति में रुकावट नहीं है? मेरा मानना है कि आज भी हमारी सबसे बड़ी जरूरत आपसी एकता की है, समन्वय की है, आपसी प्यार और सहभागिता से आगे बढ़ने की है, ताकि नकारात्मक विचारों को किसी भी क्षेत्र में स्थान न मिल पाए। हमारी जरूरत सद्भावना के साथ विकास की है, हर हाथ को काम देने की है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद एक नया अवसर मिला था कि सही प्राथमिकताओं से विकास की सही दिशा तय की जाए, लेकिन विडंबना है कि 1.5 दशक का लंबा समय गलत प्राथमिकताओं के कारण खराब हो गया। हमें 3 वर्ष पहले जब जनादेश मिला, तो हमने छत्तीसगढ़ में न्याय, नागरिक अधिकारों और जन सशक्तिकरण का काम मिशन मोड में किया है। यही वजह है कि आज प्रदेश में चारों ओर न्याय, विश्वास, विकास, उसमें जन जन की भागीदारी की छटा दिखाई पड़ रही है। 3 साल पहले प्रदेश में बेचैनी और बदहाली का सबसे बड़ा कारण था जनता के सपनों, जनता की जरूरतों और सत्ता की सोच में एक रूपता नहीं थी। मैंने गांव-गांव दौरा किए और हर समाज, हर वर्ग के लोगों से मिलकर वास्तव में जनता के सपने पूरे करने की रणनीति अपनाई। अलग अलग जरूरतों के लिए योजनाएं बनाई। मैंने और हमारे साथियों ने देखा था कि इस वक्त किसान भाई धान का सही दाम नहीं मिलने के कारण निराश थे। हमने वादा निभाया और सरकार बनते ही 2500 रुपये क्विंटल की दर से भुगतान किया। इस काम में बाधाएं आई, उसका भी समाधान किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के बजट से हमने 11,000 करोड़ से अधिक की राशि किसान को देने की व्यवस्था की। अब इस योजना में धान सहित खरीफ की सभी फसलों, लघु धान्य फसलों जैसे कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन तथा उद्यान की फसलों को भी शामिल किया गया है। मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों के सुख दुख को भली भांति समझता हूं।
हमने किसानों के हित में जो क्रांतिकारी कदम उठाए उससे किसानों का हौसला बढ़ा, जिसके कारण प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना। विगत वर्ष में हमने 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की थी और इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। मात्र 3 वर्षों में धान बेचने हेतु पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 24 लाख तक पहुंच गई है, अर्थात 60% से अधिक किसानों का पंजीयन सुखद संकेत कि सरकार और खेती पर किसानों का भरोसा लौटा है। मुझे कहते हुए खुशी है कि नई फसलों और इससे संबंधित किसानों को बेहतर दाम दिलाने की दिशा में हम एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 में प्रदेश में दलहन फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। उद्यान की फसलों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड चाय और कॉफी के उत्पादन व प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए टी कॉफी बोर्ड का गठन किया गया है। मछली पालन और लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत धान उत्पादक किसान यदि अपने पंजीकृत रकबे में धान के बदले वृक्ष लगाते हैं तो उन्हें भी 3 वर्ष तक 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा निजी व्यक्ति, ग्राम पंचायतों, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को भी इस योजना और प्रोत्साहन की राशि के दायरे में रखा गया है। मेरा मानना है हरियाली और आर्थिक सशक्तिकरण को साझा प्रयासों में वृक्ष किसान की भी बड़ी भूमिका रहेगी। ये सारे प्रयास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। प्रदेश में पहली बार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का पुनर्गठन कर 725 नई समितियों का पंजीयन किया गया है। इस तरह अब प्रदेश में इन समितियों की संख्या 1333 से बढ़कर 2058 हो गई है, जिससे किसानों को ऋण वितरण व अन्य योजनाओं का लाभ अधिक सुविधाओं के साथ दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2021 में मैंने किसानों के सिंचाई पंप ऊर्जीकरण के 35,000 से अधिक लंबित आवेदनों का समाधान 1 साल में करने की घोषणा की थी। मुझे खुशी है कि 26,000 से अधिक पंप ऊर्जीकृत हो गए हैं। शेष पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है ताकि मार्च 2022 तक ऐसा कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। पहले हमने 1 नवंबर 2018 तक किसानों का लंबित 244 करोड़ रुपए के सिंचाई जल कर माफ किया था। दूसरी बार 30 जून 2021 तक पुनः 80 करोड़ रुपए सिंचाई कर माफ कर दिया है। इस तरह कृषि ऋण माफी, सिंचाई हेतु निःशुल्क विद्युत प्रदान, अनुदान जैसे आर्थिक राहत में विस्तार किया गया है। जाहिर है कि किसानों को सुविधा देने के हर मामले में हमने संवेदनशीलता के साथ तत्परता से कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है, जिन्हें खरीफ सीजन के बाद रोजगार का संकट हो जाता है। ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष से लाभ देने की भी घोषणा की थी, जिसके तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपया प्रदान करने का प्रावधान है। दिसंबर 2022 में विशेष ग्राम सभाओं से पात्र हितग्राहियों का अंतिम चयन हो चुका है।
गणतंत्र दिवस के तत्काल पश्चात 1 फरवरी को पहली किस्त की राशि पात्र हितग्राहियों को अंतरित की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 60% राशि कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए खर्च करने का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने कृषि व संबंधित कार्यों के लिए 76% राशि खर्च की है। इसी प्रकार जल जंगल जमीन से संबंधित कार्यों के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 65% के प्रावधान के विरुद्ध हमने छत्तीसगढ़ में 82% राशि खर्च की है। कोरोना के दौर में मनरेगा से गांव में बड़े पैमाने पर रोजगार देने का कीर्तिमान बनाया गया था। वहीं अन्य विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण से हमने मनरेगा की व्यापक सार्थकता साबित की है। हमारी सुराजी गांव योजना में नई अर्थव्यवस्था की बुनियाद बनाने में सफल हो रही है। इसके अंतर्गत नरवा गरवा घुरवा बारी के विकास के काम अब बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना ने ग्रामीण तथा शहरी गौपालकों को आजीविका का नया जरिया उपलब्ध कराया है। इस योजना से अभी तक 122 करोड़ रुपया से अधिक का गोबर खरीदा जा चुका है। इसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और उपयोग की एक नई क्रांति ने जन्म लिया है, जिससे देश में आसन्न रासायनिक खाद संकट को हल करने में मदद मिलेगी। गौठान अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित हो रहे हैं। गोबर से बिजली, प्राकृतिक पेंट तथा अन्य उत्पादों का निर्माण करने की पहल की गई है। अब गोबर की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपयोगिता के सभी पहलुओं पर व्यापक और सुसंगत ढंग से काम करने के लिए गोधन न्याय मिशन का गठन मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना महामारी के समय जब बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी श्रमिक छत्तीसगढ़ लौटे, तब हमने उनके हित के लिए विशेष प्रयास करने का संकल्प लिया था, जिसे अमल में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 को बनाकर लागू किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीयन, पलायन पंजी का ऑनलाइन संधारण, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ई श्रमिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रम कल्याण के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यह घोषणा करता हूं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा विकासखंड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए भी आज एक नई योजना की घोषणा करता हूं, जो मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता योजना के नाम से जानी जाएगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों के प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। जरूरतमंद तबकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अतुलनीय योगदान रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 1.5 दशक में यह व्यवस्था की बदहाली की भेंट चढ़ गई थी। हमने सार्वभौम पीडीएस का वादा निभाया, जिसका लाभ 2,55,00,000 लोगों को मिलने लगा है। यह वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार 100% कवरेज है। विगत 1 वर्ष में 778 नई उचित मूल्य दुकानों शुरू की गई है। आयरन फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण की शुरुआत हमने कोंडागांव जिला से की थी, जिसे अब पूरे प्रदेश में मध्याह्न भोजन के योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में लागू
कर दिया गया है। इस तरह खाद्यान्न सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा के लिए भी नए उपाय किए जा रहे हैं। बस्तर में मुझे कुपोषण की विभीषिका का पता चला था और हमने तत्काल कदम उठाया, जिसे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। हमारी इस पहल से लगभग 1,60,000 बच्चे कुपोषण मुक्त हुए हैं तथा 1 लाख से अधिक महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई हैं। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख से अधिक बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस तरह स्वस्थ सुपोषित नई पीढ़ी छत्तीसगढ़ की शक्ति बनेगी। हम चाहते हैं कि महिला स्व सहायता समूहों ने प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में जो योगदान दिया है उसे और गति मिलेगी। इसलिए महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था सक्षम योजना के तहत की गई है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से ऋण लेने वाले महिला स्व सहायता समूहों पर लगभग 13 करोड़ रुपए का ऋण लंबित होने के कारण इनके कामकाज ठप हो गए हैं। हमने 6,000 से अधिक समूह के ऐसे ऋणों को न सिर्फ माफ किया है बल्कि सभी समूहों के ऋण लेने की पात्रता भी दुगुनी कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अभियान के अंतर्गत 22 लाख से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है और उन्हें रोजगार दिलाया गया है। आदिवासी संस्कृति, कलाएं, रहन सहन हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन 1.5 दशकों तक इस समाज की आशाओं के विपरीत कार्य करने का बहुत बड़ा नुकसान आदिवासी अंचलों में होता रहा है। मैं दूसरी ओर भौगोलिक परिस्थितियों और समाज की सरलता का लाभ उठाते हुए नक्सलवादियों ने भी इन्हें हिंसक गतिविधियों का केंद्र बना लिया था। इस पृष्ठभूमि में हमने आदिवासी बसाहटों में समुचित और सुसंगत विकास की रणनीति अपनाई, जिससे परस्पर विश्वास के वातावरण में एक नई शुरुआत हो। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, हम अपनी रणनीति में सफल हो रहे हैं, जिसका लाभ आदिवासी अंचलों में दिखाई पड़ रहा है। तेंदुपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा करते हुए हमने एक नई शुरुआत की थी। पहले मात्र 7 लघु उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर अब 61 कर दिया जाएगा। रेली कोसा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा कर दी गई है। लोहांडी गुणा में जमीन वापसी से न्याय की जो शुरुआत की गई थी, वह पहल आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में फैली। नक्सली हिंसा के कारण बंद स्कूलों को चालू कराना, अदालती मामलों से मुक्ति, निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार अधिमान्यता पत्रों का वितरण, कुपोषण मुक्त बस्तर, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, डीएमएफ व अन्य निधियों की मदद से काजू, कॉफी, पपीता जैसे नए ढंग से खेती को बढ़ावा, कनिष्ठ सेवा चयन आयोग का गठन, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, आमचो बस्तर विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश, सड़क, बिजली तथा मोबाइल नेटवर्क, हवाई सेवा, देवगुड़ी क्षेत्र का विकास प्राधिकरण में स्थानीय नेतृत्व, मधुर गुड़ योजना, बस्तर दशहरा के लिए माझी, चालकी आदि के मानदेय राशि में वृद्धि, नारायणपुर जिले में मसाहती सर्वेक्षण जैसे अनेक प्रयासों से स्थानीय जनता और सरकार के बीच आपसी विश्वास का मजबूत रिश्ता बना है। यह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जो आदिवासी अंचलों में विकास के नए नए द्वार खोलती है। हमने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का शुभारंभ भी कर दिया है, जो कोदो, कुटकी, रागी आदि
लघु धान्य फसलों की उत्पादकता, विपणन, वैल्यू एडिशन आदि के लिए देश की सर्वोच्च संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा। इसका लाभ भी मुख्य रूप से आदिवासी अंचलों के किसान को मिलेगा। प्रदेश के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 25 विकास खंडों में 1735 करोड़ रुपए की लागत से चिराग परियोजना की शुरुआत कर दी गई है, जो इन स्थानों में आजीविका के नए साधन जुटाने में मददगार होगी। मुझे बताते हुए खुशी होती है, वर्ष 2018 की तुलना में 2021-22 में 455% अधिक हर्बल उत्पादों का विक्रय हुआ है और इसे आगामी एक वर्ष में 1100% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। थिंक बी और बादल अकादमी से आदिवासी अंचलों के युवाओं को अपनी संस्कृति, प्रतिभा, शैक्षणिक और नवाचार की क्षमताओं को निखारने में मदद मिलेगी। इस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अधोसंरचना विकास की बयार से बस्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जनजाति समूहों से सुझाव लेकर पेशा नियम का प्रारूप तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण तथा विकास की दिशा में नए प्रतिमान स्थापित करेगा, जिससे राज्य के विकास में आदिवासी समाज की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी दर्ज होगी। मुझे खुशी है कि आजीविका और भागीदारी के संगम से हमने स्वच्छता अभियान को भी सशक्त किया है। कचरा प्रसंस्करण को स्वच्छता दीदियों के रोजगार से जोड़ा और व्यापक जन चेतना से शासन के विभिन्न योजनाओं को जोड़कर छत्तीसगढ़ के स्वच्छता मॉडल को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को भारत सरकार ने लगातार तीसरी बार देश के सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। मैं चाहूंगा सुधार, जनभागीदारी और विकास से गणतंत्र की मजबूती में हमारे ऐसे कई योगदान दर्ज होंगे। हमने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जन सुविधाओं से जुड़ी समस्त अधोसंरचना के विकास के साथ राहत और रोजगार का ध्यान रखा है। बिजली की ट्रांसमिशन प्रणाली में सुधार और विस्तार के माध्यम से पारेषण हानि को कम किया। वहीं बेहतर प्रबंधन से प्रणाली की उपलब्धता को 99.79% पहुंचाया, जो एक कीर्तिमान है। विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ बिजली बिल हाफ योजना का लाभ 40,45,000 उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया गया है, जिससे उन्हें 2,200 करोड़ रुपए की बचत हुई। विभिन्न योजनाओं से प्रदेश में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में शिक्षित बेरोजगारों को भागीदार बनाने के लिए ई श्रेणी पंजीयन के तहत 5,000 से अधिक युवाओं का पंजीयन किया गया है और उन्हें विकासखंड स्तर पर सरलीकृत प्रक्रिया से लगभग 200 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए केलो परियोजना, खारंग परियोजना, मनियारी परियोजना, अरपा भैंसाझार परियोजना को इस वर्ष पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण अंचल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत सितंबर 2023 तक 48 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है, जिसमें से लगभग 8 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार 124 नगरीय निकायों में नल जल योजना पूर्ण की गई है तथा 44 नगरीय निकायों के कार्य प्रगति पर है। स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार हेतु डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और उपकरणों की संख्या में कई गुना वृद्धि की गई है। मैं जिन स्थानों पर जनता अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाती, वहां अस्पतालों की सुविधाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दया दीदी क्लिनिक योजना
से 18 लाख से अधिक लोगों की जांच और उपचार किया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से उपचार में लगने वाले 50,000 से 20 लाख रुपए तक खर्च की चिंता से लोगों को मुक्त किया गया है। जन सुविधा के विस्तार और जनता को महंगी दवाई के बोझ से राहत दिलाने के लिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना प्रारंभ की गई, जिसका विस्तार अब सभी शहरों में किया जा रहा है। हमने नई पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य के लिए स्कूल शिक्षा से उच्च शिक्षा तक और रोजगार से लेकर संस्कार विकसित करने तक अनेक कदम उठाए हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट शालाओं के तर्ज पर अब ऐसी हिंदी शालाओं की स्थापना भी प्रत्येक जिलों में की जाएगी। 5-6 वर्षों के बच्चों के लिए ऐसे स्थानों पर प्ले स्कूल बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी, जहां आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में हो। प्रथम चरण में ऐसे 6,000 से अधिक बालवाड़ी प्रारंभ की जाएगी। नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। हमने बच्चों की जरूरतों को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझा है, इसलिए कोरोना के कारण अपने माता पिता खोने वाले बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की थी, जिसके तहत 2,500 से अधिक बच्चों को 2 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। इसके अतिरिक्त स्कूल फीस भी माफ की गई है। कोरोना के कारण विश्व स्तर पर शिक्षा के स्तर में गिरावट महसूस की गई थी, जिसके लिए हमने उपचारात्मक शिक्षा नवा जतन 2.0 अभियान चलाने का निर्णय लिया है। हमने शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि लक्ष्य साफ रखा है। शिक्षा युवाओं को सक्षम और रोजगार की योग्य बनाए। रोजगार परक शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में अभी तक 125 स्थानों पर ITI संस्थाएं प्रारंभ की जा चुकी है। अब प्रत्येक विकास खंड में ITI खोली जाएगी। सबसे बड़े रोजगार के साधन कृषि को भी उच्च शिक्षण संस्थाओं का सहारा देने के लिए 3 वर्षों में 10 नए कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र तथा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। हमने सरकारी विभागों तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं में सीधी भर्ती तथा अन्य माध्यमों से बहुत पैमाने पर नौकरी के दरवाजे खोले हैं। गांव, वन क्षेत्रों, परंपरागत कौशल के काम और स्थानीय संसाधनों के वैल्यू एडिशन से भी राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बने हैं। हमारी औद्योगिक नीति की सफलता से 32,000 लोगों को रोजगार मिला है और 90,000 लोगों को रोजगार मिलना प्रस्तावित है। विगत 3 वर्षों में युवाओं के आंखों में स्वावलंबन की चमक बढ़ते देखकर हमारा उत्साह बढ़ा है। यही वजह है हमने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया, जिसके तहत आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। प्रदेश के आस्था स्थलों को पर्यटन विकास की सुविधाओं से जोड़ते हुए हमने चंदखुरी में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया है। वहीं राम वनगमन पथ पर 75 स्थानों को चिन्हांकित कर इनके विकास की कार्य योजना बनाई है। प्रथम चरण में इनमें से 9 स्थानों का विकास कार्य प्रगति पर है। ये स्थान भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के माध्यम बनेंगे। भाइयों और बहनों, न्याय के लिए संघर्ष और कानून का राज चलाने की प्रतिबद्धता हमारी विरासत है। आजादी का आंदोलन न्याय के लिए था। संविधान का निर्माण और संविधान में संशोधन के जरिए नागरिक अधिकारों के दायरे में लगातार विस्तार करते जाने को हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने सदा अपना कर्तव्य समझा। हम इसी विरासत को आगे बढ़ाने पर विश्वास करते हैं। तृतीय लिंग युवाओं को पुलिस बल में
भर्ती करना, बस्तर के जवानों को बस्तर फाइटर्स बल में भर्ती करना, सुरक्षा बलों की देखरेख में बस्तर के दुर्गम और नक्सल प्रभावित अंचलों में 5 वृहद पुलों का निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जनता का आत्मविश्वास बढ़ाना और इन सब के माध्यम से नागरिक सुविधाओं में वृद्धि को भी हम न्याय की दिशा में बढ़ते कदम मानते हैं। चिट फंड कंपनियों के द्वारा प्रदेश की मासूम जनता से ठगी की गई राशि वापस दिलाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का नतीजा है कि अब तक चिट फंड कंपनियों के 840 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 11 करोड़ से अधिक राशि वसूल कर जनता को लौटाई गई है और अब बड़े पैमाने पर कुर्की और संपत्ति नीलामी के माध्यम से और भी अधिक राशि लौटाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासनिक सुविधाओं में भी न्याय का अंग है। विगत 3 वर्षों में हमने 5 नए जिलों का गठन की घोषणा की, जिसमें से एक जिला गौरेला पेंडा मरवाही विकास की नई गाथा लिख रहा है। वहीं अन्य 4 जिलों का औपचारिक उद्घाटन भी शीघ्र किया जाएगा। हमने लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 132 सेवाएं ऑनलाइन की थी, जिनमें एक वर्ष में 25 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं अपने छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के हित में कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं करता हूं। हमारी सरकार इसी वर्ष समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु एक व्यवहारिक, सरल एवं पारदर्शी कानून लाएगी, जिससे अनेक नागरिक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस कानून के प्रावधान का लाभ लेकर हमारे नागरिक अपनी मेहनत से किए गए निर्माण को नियमित करवाकर स्वाभिमान से जीवन यापन एवं रोजगार कर सकेंगे। दूसरा, इसके साथ ही रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों में के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे, ताकि हमारे हजारों भाई बहन आत्मविश्वास के साथ अपना व्यवसाय संचालित कर सके। तीसरा, आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी घोषणा के 15 दिन के भीतर प्रदेश के नगर निगमों में 500 वर्ग मीटर तक के भवनों में मानवीय हस्तक्षेप के बिना डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है। उसी तर्ज पर मैं घोषणा करता हूं, प्रदेश में अब नगर निगम से बाहर के क्षेत्रों जो कि निवेश क्षेत्र में शामिल है में भी 500 वर्ग मीटर तक भवन विन्यास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तय समय सीमा में जारी किए जाएंगे। चौथा, प्रदेश के नगरीय निकायों में नल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को डायरेक्ट भवन अनुज्ञा के तर्ज पर मानवीय हस्तक्षेप मुक्त बनाकर समय सीमा में नल कनेक्शन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। पांचवा, हमारी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आबादी, नजुल एवं स्लम पर स्थित पट्टों को भी फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया था, जिससे नागरिकों को भूमि स्वामी हक प्राप्त हुआ। आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी शासकीय पट्टे के भूमियों को फ्री होल्ड किया जाएगा। छठवां, अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों में उद्यमता को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति में संशोधन कर इस वर्ग हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, जो कि भूमि प्रीमियम दर के 10% दर एवं 1% भूभाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सातवां, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगर निगमों में 18 लाख से अधिक नागरिकों का इलाज निःशुल्क किया जा चुका है। इस योजना की सफलता को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि शीघ्र ही इस योजना को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। आठवां, नवयुवाओं को नई सुविधा देने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश में लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा और इस हेतु वृहद स्तर पर परिवहन सुविधा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इन केंद्रों को न केवल लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु अधिकृत किया जाएगा, अपितु इन केंद्रों में
परिवहन विभाग से संबंधित समस्त सेवाएं नागरिकों को अपने निवास के पास मिल सकेगी एवं प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। 9वां, कर्मचारी कल्याण की दिशा में कुछ नए कदमों को साझा करना चाहूंगा। शीघ्र ही हम प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करेंगे। 10वां, आज इस मंच में घोषणा करता हूं कि शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अब 5 कार्य दिवस के प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। हमारी बहनों की सुरक्षा हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कारण आज मैं आप सभी से के समक्ष घोषणा करना चाहूंगा, इस क्षेत्र में इस हेतु हम प्रत्येक जिला में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन कर उसे प्रभावी रूप से महिला सुरक्षा हेतु उपयोग करेंगे। 12वां, मैं घोषणा करता हूं, प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर के नाम पर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी प्रारंभ की जाएगी। 13वां, वृक्ष कटाई के नियमों की जटिलता एवं उसके कारण वृक्षारोपण हेतु नागरिकों के अरुचि को देखते हुए राज्य सरकार शीघ्र ही इन नियमों का नागरिकों के हित में सरलीकरण करने जा रही है। इसे तो हम समस्त प्रासंगिक अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन लाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हम धरती को माता कहते हैं। इसकी पहचान हम भारत माता और छत्तीसगढ़ मातारी के रूप में करते हैं। तो मेरा मानना है, हमारा संविधान मां के आंचल के समान है, जिसके छांव में सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस की जाती है। जब हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लिया था, तब हमने मन में छत्तीसगढ़ मातारी और प्रदेशवासी सभी भाई बहनों और इस तरह हमारे विस्तृत कुटुंब रूपी प्रदेश के मान सम्मान और कल्याण की कामना की थी। संसाधनों से भरी हमारी धरती समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रोजगार और खुशहाल भविष्य की सुरक्षा दे सकती है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने समावेशी और टिकाऊ विकास का जो मॉडल अपनाया, वह छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में आज हम सब के लिए गौरव का प्रतीक बन गया है। कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से सक्षमता के साथ निपटने में हमारी छत्तीसगढ़ मॉडल की बड़ी भूमिका रही है। हमारी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। मुझे विश्वास है, परस्पर सद्विश्वास, एकजुटता तथा कोरोना प्रोटोकॉल के पालन से तीसरी लहर पर हम जल्दी काबू पा सकेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सतर्क रहें। आपका बेहतर स्वास्थ्य और सक्रिय योगदान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा एक ही सपना और एक ही लक्ष्य कि नवा छत्तीसगढ़ 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हाथ में 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हाथ से गढ़ा जाए, जिसमें सबकी भागीदारी हो, जिसमें सबको न्याय मिले, जिसमें सबकी खुशहाली सुरक्षित रहे। आगे भी हमारे प्रयास इसी दिशा में रहेंगे। आपका प्यार और समर्थन मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी पूंजी के निवेश से हम दुनिया के सबसे अधिक पूंजी छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित भी करेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग भी मेरे साथ दोहराएंगे, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। महोदय के करकमलों के द्वारा हर्ष सूचक गुब्बारों को आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उन्मुक्त किया जाएगा। सम्मान गार्ड सावधान। जैसे ये कह रहे हैं, लो शांति के दूत चले, हो प्रसन्न अभिभूत चले,
क्यों बैर क्यों किस लिए गिले, आज मिलो तुम सभी गले, खुद जियो औरों को जीने दो, भुला दो सब शिकवे गिले, मिट जाए कल की सघन निशा, जब आंख खुले तब दिन निकले, जब आंख खुले तब दिन निकले। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी अतिथि दरगाह में पहुंचकर वरिष्ठ एवं गणमान्य नागरिकों से आत्मीय भेंट करेंगे। उनकी अगुवाई कर रहे हैं जिला प्रशासन प्रमुख कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री रजत बंसल जी और पुलिस प्रशासन प्रमुख उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह मीना। परेड कमांडर के निर्देश के साथ अब परेड निष्क्रमण की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही परेड कमांडर और 2IC दाएं और बाहिने गाइड के साथ सलामी मंच के समक्ष पहुंचेंगे। सम्मान गार्ड बंगाल स्वस्थ। सम्मान गार्ड हाल में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। सम्मान गार्ड दाहिने घूम, बाएं से तेज चल। परेड कमांडर DSP दिलीप कुमार गोसले और परेड 2IC उप निरीक्षक गुणेश्वरी नुरेटी के मार्गदर्शन में ये दाहिने और बाहिने गाइड अब सलामी मंच के समक्ष पहुंचने को तैयार। ये सभी जैसे कह रहे हो, ऐ वतन जब तुझ पे दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, ऐ वतन जब तुझ पे दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, सुर्ख बादल जब फिजाओं में तेरी छा जाएंगे, जब समंदर आग की बुर्जों से टक्कर खाएंगे, उस वक्त भी ऐ वतन हम तेरे नगमे गाएंगे, हम तेरे नगमे गाएंगे। आज के इस गरिमामय अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी। गणतंत्र दिवस के इन पलों को स्मृति में संजोए रखने का एक छोटा सा प्रयास, फोटोग्राफी। परेड कमांडर DSP दिलीप कोसले और सेकंड परेड कमांडर उप निरीक्षक भुवनेश्वरी नरेटी तथा दाईं और बाईं इकाई के साथ अब एक फोटोग्राफ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ। देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शूरवीर, महासंग्राम में डटकर मुकाबला करने वाले हमारे योद्धा सदैव हमारी स्मृतियों में बने रहेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। परेड निष्क्रमण की कार्यवाही संपन्न हो रही है। और इसके साथ 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का यहाँ समापन होता है। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।